रोमन नंबर 3 माइनर। माइनर के बारे में पहले कुछ बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर नोट्स लिख लेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है माइनर का कहानी। सेक्शन 10 क्या था? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। और एक बात आया, अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। व्हाट डज दिस मीन? कहा जाता है एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, क्या ये याद रखना है? नो। हर पर्सन जो इंडिया में रह रहा है वो जब 18 साल का होगा वो मेजर हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोर्ट एक गार्जियन अपॉइंट करके दिया है, इन केस अ गार्जियन टू द माइनर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, द एज ऑफ मेजॉरिटी विल बी 21 ईयर्स एंड नॉट बिफोर। मतलब कि आप एक माइनर है, नॉर्मल हम लोग जैसे लोग, हम लोग को 18 साल का एज दिया जाता है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन लेते हैं, केस स्टडी है। एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा का जो पेरेंट्स है वो लोग मानो एक्सपायर कर गया, तो अब उस बच्चा को कोई उसका जो है कस्टडी लेने को रेडी नहीं। तो अब इस केस में क्या होगा? कोर्ट में जाएगा बात, और कोर्ट बोलेगा कि मानो मिस्टर एक्स तुमको गार्जियनशिप दिया जाता है, अब तुम सारा चीज मैनेज करेगा। ठीक है, जब ऐसा हो कि कोर्ट गार्जियन अपॉइंट कर रहा है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करने का मिनिमम एज हो जाता है 21 साल। ठीक है, क्या ये चीज जरूरी है? सीए वाला बच्चा लोग के लिए याद रखो, वेरी गुड। सीएमए वाला बच्चा लोग के लिए एमसीक्यू में पूछ सकता है, एकदम वही वाला चीज का पॉइंट है कि व्हाट इफ द कोर्ट अपॉइंट्स अ गार्जियन फॉर अ माइनर, व्हाट इज द मेजॉरिटी एज इन सच केस? 18, 19, 20, 21। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। एक माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है, माइनर बोले तो बिलो 18 ईयर्स, उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो। माइनर का सबसे पहला पॉइंट अपन लिखते हैं, माइनर का पॉइंट नंबर 1, हु इज अ माइनर? एनीवन बिलो 18 years is a minor if court appoints a guardian, then he or she will be a minor up to 21 years. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज उसी में लिख दो, अलग पेन से, ठीक है, अलग कलर का पेन से। पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है उसका क्या पोजीशन होता है? अभी तक 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो यही सब चीज पे आते हैं। ठीक है, आओ एक एक करके देखते हैं। पहला, एंटर्ड एन एग्रीमेंट एंटर्ड विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इसका केस स्टडी है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। केस स्टडी बोले तो कि एक बार ऐसा केस हुआ था, तो उसी को हम रेफर करके बोल सकते हैं कि देखिए ना, इसमें ऐसा हुआ, तो हमेशा ऐसा ही होता है। क्या नाम है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। जो बंदा केस किया होगा उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेंटिफ। और प्लेंटिफ का नाम कब होता है? पहले। तो मोहरी बीबी केस किया किसके ऊपर? धर्मोदास घोष के ऊपर।
धर्मोदास घोष मतलब धर्मो करके एक बच्चा था, ठीक है, वो क्या किया, 20,000 रुपया मोहरी बीबी से ले लिया। और जब मोहरी बीबी पैसा मांगने के लिए घर आया वो लोग का, तो धर्मोदास घोष मतलब जो बच्चा के पापा थे, वो बोले किस चीज का पैसा, आप मेरा बच्चा को पैसा दिए हैं, वो माइनर था तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। अब मोहरी बीबी गया कोर्ट में, बोला कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। कोर्ट बोला सुनो भाई, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तुम यहां आने का सोचो भी मत, कोई फायदा नहीं। माइनर फायदा उठा रहा है, वो उठा सकता है, तुम गधा है, तुम आधार कार्ड चेक नहीं किया। तो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो पहला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुरुआत से वॉइड। इनिशियो, इनिशियो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनिशियल, इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत से वॉइड। एग्जाम्पल, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। वो धर्मोदास, DHARMODAS घोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। सुन सुन के कान पक गया भाई हम लोग। लेकिन अब हम तुम लोग को एक सिचुएशन बताना चाहते हैं, जब तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो वैलिड होगा। कैसी सिचुएशन में, जब माइनर को फायदा मिले किसी भी टाइप का। माइनर से तुमको कोई फायदा मिल रहा है वो वैलिड नहीं है, बट माइनर किसी भी फायदे का हकदार हो सकता है। भैया माइनर को कैसा फायदा मिलेगा, ठीक है। पहला, मानो तुम डिबेंचर्स खरीदा और तुम बोला कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो माइनर के अकाउंट में गिराते जाइए। हम तुमको एक डिबेंचर बेचे, तुम बोला डिबेंचर को जो सालाना इंटरेस्ट आता है वो मेरा अकाउंट में मत गिराइए, मेरा छोटा भाई बहन है वो लोग का अकाउंट में गिराइए, ठीक है। हम क्या किए, अकाउंट में पैसा डालना मतलब गिराना बंद कर दिए, ये सोच के कि माइनर के साथ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, तो उसको हम पैसा नहीं देंगे तो थोड़ी केस कर पाएगा। लॉ बोलता है नहीं, माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी, माइनर फायदे का हकदार हो सकता है। आप अगर माइनर से पैसा लेने जाएंगे तो आप नहीं ले सकते, लेकिन माइनर अगर आपको उधार दिया है तो वो आपसे पैसा ले सकते। मतलब माइनर तुमको उधार दिया, तुम सोच रहे वापस नहीं करेंगे, माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लॉ बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो बेनिफिशियरी है, वो अगर आपको पैसा उधार दिया तो वो आपसे ले सकता है, आप उसको अगर उधार दिए तो आप फंस जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर को कभी नहीं रोकता है कि वो किसी बड़े के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। मानो एक प्रोमिसरी नोट हम माइनर के नाम पर दिए, माइनर के नाम पर हम एक चेक बना कर दिए, क्या वो चेक वैलिड है? यस। मानो माइनर के नाम पर हम कुछ गिरवी रखवा दिए, क्या वो गिरवी रखवाना वैलिड है? यस। अच्छा, क्या माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? Can a minor become a partner? Minor is not entitled to contract. He cannot become a partner in a partnership firm, but he can be admitted to the benefits of partnership. मतलब कि पार्टनरशिप का बेनिफिट क्या होता है? प्रॉफिट। उसको आप प्रॉफिट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पार्टनर इन लॉसेस नहीं है। कल को पार्टनरशिप का मतलब क्या, हम लोग मिलकर पार्टनरशिप किया, प्रॉफिट हुआ तो बांटेंगे, लॉस हुआ तो बांटेंगे, एक रेशियो है, क्लास 12 में पढ़े ना, 2:2:2:1। लेकिन यहां पर इसको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, इसको लॉस में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो माइनर मजे में है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। एग्जाम्पल, check or any other negotiable instrument issued in favor
ऑफ माइनर। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब गिरवी रखना, तो मॉर्टगेज ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ माइनर। किसके बाद बोलना अनुराग? कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें तुमको दिख रहा है माइनर के फायदा हो रहा है, क्या माइनर उस फायदे के लिए इंटाइटल्ड है? यस, ही कैन बी अ बेनिफिशियल। अच्छा, जो वर्ड हम लिखवा रहे हैं एक एक लाइन का, वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर में वॉइड एब इनिशियो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज को ध्यान रखना है। थर्ड, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। भैया इसका मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। एक क्लब है जहां पे ड्रिंक्स अलाउड है, अल्कोहल अलाउड है। जरा ये बताओ, अगर अल्कोहल अलाउड है तो अल्कोहल का लीगल ड्रिंकिंग एज क्या है? कहीं पे 18 है, कहीं पे 21 है। तो अगर मानो 21 है, जैसे मानो वेस्ट बंगाल में 21 है, ठीक है। अभी अगर तुम कोई क्लब में गए और वहां पे पुलिस का रेड पड़ा, तो तुमको गिरफ्तार किया जाएगा कि क्लब के ओनर को? तुमको गिरफ्तार करने आएगा, तुम दिखाएगा देखिए सर मेरा आधार कार्ड, हम तो माइनर है, और हम माइनर है तो हम मासूम समूह बना के बैठ जाएंगे, और हम अपना माइनॉरिटी को क्या कर सकते हैं? प्लीड कर सकते हैं। किस प्लीड मतलब? मासूम बनना, ठीक है। तो प्लीड कर सकते हैं कि सर हम माइनर हैं तो हमको छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छा, हम तुम लोग को एक सिचुएशन समझाते हैं। तुम एक माइनर है, तुम बाइक चला रहा है, क्या होता है इसका अंजाम? क्या होता है? गार्जियन को बुलाया जाता है। बीच में ये लॉ भी बना था कि अगर आपका बच्चा बाइक चलाते हुए या कोई भी गाड़ी वाड़ी चलाते हुए मिला और माइनर है, तो आपका लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि माइनर के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। ही कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी। क्लियर है? ओके। थर्ड लिखो, माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी। माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी। याद है रूल ऑफ स्टॉपल के बारे में? कौन सा एग्जाम्पल था? जेठालाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मानो जेठालाल दुकान में और उसके प्रेजेंस में टप्पू कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, टप्पू इज अ माइनर, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज इनवैलिड। ही कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी और वो बच जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पे लिख दो एग्जाम्पल, रूल ऑफ स्टॉपल डजंट अप्लाई टू माइनर। जो बच्चा लोग नया है वो लोग को स्टॉपल का मतलब समझ में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, आगे फिर है, ठीक है। क्लियर है? माइनर का किसी से खून हो गया तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ क्रिमिनल केस। तो माइनर को जुवेनाइल में रखा जाता है, जहां पे 18 साल से नीचे बच्चे रहते हैं वहां रखा जाता है। वहां बेसिकली उनको पढ़ाया भी जाएगा, उनके लिए लाइब्रेरीज भी है, उनको सारा बेसिक सुविधा दिया जाता है कि वो लोग का एडुकेशन और हेल्थ ना रुके। तो बड़ा जेल से थोड़ा आसान होता है जुवेनाइल में रहना, लेकिन सजा वहां पे भी काटना पड़ता है, ठीक है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी डन। एक सवाल है, ये तुम लोग कॉपी नहीं करेगा, पहले समझ लो फिर हम इसको लिखवा देंगे। मानो 5 दिसंबर को एक माइनर 18 साल का होगा, ठीक है, और 1 दिसंबर को वो माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट किया,
क्या ये जब 18 साल के पहले का बात है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो। लेकिन जिस दिन माइनर का बर्थडे था उस दिन माइनर बोला कि सुनो भाई, हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई करते हैं, मतलब रिवैलिड कर देते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। क्या ये पॉसिबल है? बोलता है नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। अगर आप मेजर हो गए हैं तो ये आपको वो हक नहीं देता कि माइनर में कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो वाला वैलिड हो जाएगा। मतलब मानो तुम 1 तारीख को किसी को उधार दिया, तुम माइनर है, क्या वो तुम पर 5 तारीख को केस कर पाएगा? नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओके, मतलब एक नया कॉन्ट्रैक्ट करो वो वैलिड है, मतलब 1 तारीख को तुम उधार दिया था वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन 5 तारीख को जो उधार दिया था वो मिल जाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट कितना केसेस को पलट के रख दिया है, ठीक है? ओके, तो लिखो पॉइंट नंबर 4। एक सेकंड रुको, लिखो पॉइंट नंबर 4, नो रैटिफिकेशन, नो ratification on attaining majority। सिंपल वर्ड में अगर हिंदी में बोले या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, जब माइनर होकर कॉन्ट्रैक्ट किया तब इनवैलिड रहेगा हमेशा। रैटिफिकेशन को अगर सिंपल वर्ड में समझाएं तो सुधारना। क्या सुधर जाएगा पुराना कॉन्ट्रैक्ट? नो, हमेशा इज द कीवर्ड। इजी है? अगला, लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरी सप्लाइड। हाँ, यही सब पॉइंट्स है। लाइबिलिटीज ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड। सबसे पहला बात, नेसेसरीज क्या होता है? नेसेसरीज का मतलब जरूरत, ठीक है? बोले तो रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लोथिंग शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, ये 5 चीज को जरूरत माना जाता है, ठीक है? नेसेसरीज कौन सप्लाइड करेगा? सप्लाइड बाय गार्जियन। नेसेसरीज सप्लाइड बाय गार्जियन विल बी रीइम्बर्स्ड। रीइम्बर्स्ड का मतलब वापस किया जाएगा। विल बी रीइम्बर्स्ड इफ दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो। माइनर डिडंट हैव इनफ सप्लाई of such necessities, minor didn't have enough supply of such necessities and दूसरा
दूसरा, सच गुड्स और सर्विस इज नेसेसरी फॉर सपोर्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी को चलाने के लिए इन गुड्स और सर्विसेज का ज़रूरत होता है। ठीक है, ओके भैया, ये चीज़ क्या है? हम लोग अभी अनसाउंड माइंड में भी पढ़े थे, सेम कहानी है। एक माइनर है, माइनर के माता पिता नहीं है बट प्रॉपर्टी है, तो माइनर को माइनर के लिए कोर्ट एक गार्जियन अपॉइंट किया। वो गार्जियन माइनर को पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया। जैसे ही वो माइनर 18 साल का हुआ तो बोला कि देखो भाई, ये एक मोटा मोटी बिल है तुमको पढ़ाने लिखाने का, खाना पीना खिलाने का, इतना बड़ा करने का, इसका पैसा वापस करो। तो माइनर जो अब मेजर हो गया है, वो अपने एडवोकेट से पूछा। एडवोकेट बोला यस, योर प्रॉपर्टी दैट योर फादर हैज गिवन इज लायबल। 18 साल में कमा थोड़ी रहा है। तो बोला तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, उसमें से तुम अपने वो गार्जियन को देगा हिस्सा। क्या देगा? पहला चीज, जो नेसेसिटी सप्लाइड हुआ। फॉर एग्जाम्पल, माइनर को बैंकॉक ट्रिप पे लेकर गया था, क्या वो रीइंबर्स होगा? नहीं। माइनर को मैकबुक दिलाया, क्या वो रीइंबर्स होगा? नहीं। नॉर्मल लैपटॉप भी तो चलता ना। मैकबुक इज ए लग्जरी आइटम, और यहाँ नेसेसिटीज या फिर नॉर्मल कंफर्ट आइटम के बारे में बात किया जा रहा है। तो हाँ, तुमको रीइंबर्स करना पड़ेगा, वो नेसेसरी का सामान होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद ऑलरेडी एक फोन था, वो नया लेटेस्ट फोन खरीदा, क्या वो रीइंबर्स होगा? नहीं। इफ ही, पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 1, माइनर डिडंट हैव इनफ सप्लाई ऑफ सच नेसेसिटीज, उसके पास वो नेसेसिटीज का सामान नहीं है तो दिलाओ, है फिर से दिला रहे, वो वैलिड नहीं है, तो उसका कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। तो ये उसका लॉयर मदद करके उसका जो बिल है उसको कम करा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एक बात बताओ भैया, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड नहीं होता, तो बैंक में माइनर अकाउंट खुलता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? मतलब अगर बैंक माइनर का पैसा रख ले या फिर माइनर बैंक से कोई घपला कर ले, तो उस टाइम पे क्या होगा? बोला जाता है, या फिर दूसरा केस जो एकदम प्रैक्टिकल है, हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि बचपन से बच्चा लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्या उसका एग्रीमेंट नहीं बना होगा? वो लोग को भी पेमेंट मिलता है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, लेकिन भैया बच्चा लोग के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। तो अब क्या किया जाए? कैसे हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट? उनके गार्जियन या फिर उनके पेरेंट्स करते हैं उनको। ठीक है, तो एक केस स्टडी आया, एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, मतलब वो नॉर्मल सीरियल वीरियल में एक्टिंग करता है। उसका गार्जियन जो था, चाचा चाची, माँ बाप नहीं थे उसके, उसका चाचा चाची देखा कि लड़का कमा के दे रहा है भाई, तो इसको खटाओ, पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दिए, दिन रात वो बेचारा एक्टिंग कर रहा है, कमा रहा है, कुत्ता जैसे खट रहा, 12-12 13-13 घंटा उसको अलग अलग सीरियल में एक्टिंग करवाया जा रहा है। लॉ बोला सुनो भाई, तुम एक गार्जियन है, तुम उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही तुम पेरेंट्स किए ना हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 1, उसके औकात अनुसार होना चाहिए। इट मस्ट बी विद इन हिज कंपीटेंस। अगर वो उस चीज को करने के योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है, तो मत कर। दूसरा, इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, मतलब माइनर के भलाई के लिए होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इस केस में जो 12-13 घंटा कट रहा, उसमें भलाई है, पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर? नो। उसके औकात के अंदर था? नो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर अब दिक्कत हो सकता है गार्जियन को। सेकेंड, इनका एक एक्सेप्शन है, क्या माइनर के बिहाफ में हम जो चाहे वो कर सकते हैं? नहीं। माइनर के बिहाफ में, माइनर के नाम पर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड, बिल्डिंग्स और तुम्हारा फ्लैट, ठीक है, ये सब नहीं खरीदा जा सकता है। अगर एक मशीन है जो जमीन से जुड़ा हुआ है या फिर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या एक गार्जियन माइनर के बिहाफ में खरीद सकता है? नो, ये एक्सेप्शन है। गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, 2 सिचुएशन। पहला, उसके कंपीटेंस के अंदर होना चाहिए, दूसरा उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए।
और तीसरा बात को याद रखना है तुम लोग को कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है तो गार्जियन उसके बिहाफ में नहीं कर सकता है। ठीक है, आओ लिखते हैं पॉइंट नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन enforceable if पहला कंडीशन विद इन माइनर्स कंपीटेंस मतलब औकात के अंदर, दूसरा फॉर हिज बेनिफिट। नोट देंगे गार्जियन कैन नॉट बाइंड माइनर with purchase of immovable property। ठीक है, हम लोग एक चीज को दो बार पढ़ रहे हैं क्लास में। पहले हम रीड करके बता रहे हैं, फिर उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं और फिर उस चीज को कॉपी में लिखवा रहे हैं। तो रिवीजन वाला क्लास अगर तुम लोग कान खोलकर ध्यान यहाँ पर है तो रिवीजन भी क्लास में होते जाएगा। ठीक है, तीसरा, क्या एक माइनर इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर होता है? देख ले इधर, छुट्टा है ना बाबू, उनसे बोल दिया करके भैया 1 मिनट। ठीक है, अगला बात, क्या एक माइनर इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो सकता है? क्या लगता है, माइनर कैसे इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर होगा? ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। माइनर को कभी दिवाला घोषित किया नहीं जाता है। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? लिखो 8। और सबसे इंपॉर्टेंट, ना जाने कितना बार इंस्टीट्यूट इससे सवाल पूछा है, सीए, सीएमए, सीएस, बीकॉम, हर जगह सवाल आता है। माइनर कैन बिकम देखो, कैन नॉट बिकम पार्टनर बट कैन बी admitted to the benefits of partnership only। एग्जाम्पल, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा खाली। भैया आप इतना ज्यादा सोचकर कैन लिखवाएं फिर कैन नॉट किए, इसका रीजन क्या था? पार्टनर्स को ना लॉ में कुछ हक मिला है, राइट टू वोट, राइट टू कंडक्ट बिजनेस, मतलब बिजनेस चल रहा है तो मेरा मैनेजमेंट में हिस्सा है। क्या माइनर अगर मैनेजमेंट में घुस के अपना हिस्सेदारी जताएगा तो कौन सी, मतलब लॉजिक बनता है? एक माइनर क्या ही डिसीजन लेगा बिजनेस को लेकर, राइट? वो राय दे सकता है बट डिसीजन ले सकता है नहीं, इसीलिए वो पार्टनर नहीं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, माइनर का डिसीजन का कोई वैल्यू है नहीं, तो हम माइनर को जबरदस्ती प्रॉफिट क्यों दे? अलग अलग केसेस होते हैं। मानो ए बी सी पार्टनर था, सी दुनिया से चला गया तो सी का बेटा को सारा प्रॉफिट्स मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सी कैपिटल लेके रखा था और इसका बेटा लायक है, उम्मीद है कि ये भी कुछ कर सकता है, तो सी का बेटा को पार्टनर बेनिफिट में रखेंगे, फ्यूचर में पार्टनर बना लेंगे। या फिर हो सकता है एक बंदा है, उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है और वो रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो पार्टनरशिप फर्म को उधार दे देगा
और बोलेगा कि हमको बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐड कर लो, और जब हम मेजर बनेंगे तब पार्टनर बनाना। ठीक है, ये सब रीजन होता है जब उसको हम पार्टनरशिप का बेनिफिट्स में ऐड करें। ठीक है, नेक्स्ट, क्या माइनर एजेंट हो सकता है? बताओ। हु इज एन एजेंट? जब एजेंट वर्ड तुम लोग का दिमाग में आता है, तुम लोग का दिमाग में क्या बनता है? LIC। अगर तुम किसी के लिए काम कर रहा है तो तुम उसका एजेंट है। तुम्हारे दुकान में स्टाफ्स होंगे, वो तुम्हारे एजेंट है। LIC के स्टाफ्स जो है वो LIC के एजेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो ऑफिस में स्टाफ्स है वो हमारे एजेंट है। तो एजेंट सिर्फ LIC का नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे अंडर में जो काम करे, देखो, प्रिंसिपल जो होता है वो ना एजेंट को अपॉइंट करता है, या तो अपॉइंट करेगा, या फिर एक और कॉन्सेप्ट है, जब हम तुमको एजेंट बनाए नहीं, तुम बन गया। जेठालाल वाला केस, स्टॉपल। ठीक है, दोनों केस से एजेंट बनता है। रूल ऑफ स्टॉपल तो माइनर पे लगता नहीं है। कॉपी नहीं ना कर रहा है इसको? अच्छा, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर भी लिया तो अच्छा बात है। लॉ बोलता है कि एजेंट माइनर है, एजेंट माइनर बन सकता है, लेकिन स्टॉपल अगर लिखा है तो काटना, ताकि याद रहे रूल ऑफ स्टॉपल नहीं लगता। एजेंट माइनर बन सकता है, हम किसी माइनर को एजेंट बना दिए। बट नॉर्मल रूल क्या होता है? तुम लोग मेजर है, हम तुम लोग को मेरा दुकान में बैठा के गए, तुम लोग एक प्रोडक्ट बेचा जिसके कारण कस्टमर आके हमको 10 गाली सुना के दिया, हमसे पैसा रिफंड लिया। क्या कस्टमर आके हमको एजेंट का काम के लिए गाली बक सकता है? ऑब्वियसली बकता है। स्टाफ का काम के लिए मालिक को गाली पड़ता है, अलाउड। क्या हम वो जो नुकसान हुआ है एजेंट से वापस मांग सकते हैं? यस। अगर एजेंट का लापरवाही के कारण मेरे को नुकसान होगा तो हम एजेंट से रीइंबर्स करवाएंगे। लॉ बोलता है करवाओ एजेंट से रीइंबर्स, लेकिन माइनर से तुम रीइंबर्स नहीं करा सकता। बोलता है माइनर कैन बी एन एजेंट but will not be liable for his acts to the principal. Minor can be an agent but will not be liable for his acts to the principal. लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार। तो हम लोग क्या सीखे अभी? एजेंट प्रिंसिपल के अंडर में काम करता है। जहां भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता है वो वैलिड है एक माइनर के लिए। माइनर कैन बी एन एजेंट। क्या वो अपॉइंट होगा एज एन एजेंट? यस। क्या रूल ऑफ स्टॉपल लगता है माइनर के ऊपर? नहीं, पहला बात। दूसरा बात, माइनर कैन बी एन एजेंट बट अगर उससे कोई गलती हुआ है, नॉर्मल एजेंट से गलती होता है तो उसका प्रिंसिपल बोलता है कि हम तेरा तनख्वाह काट लेंगे, बट यहाँ पे क्या माइनर का तनख्वाह काटा जाएगा? नो। अच्छा, क्या एजेंट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है? हम लोग क्या पढ़े, याद करो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हम फ्री में किसी एजेंट को रख सकते हैं? यस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। रिपीट कर दिए। उस दिन भी जब हम पढ़ाए थे, हम बोले थे याद रखना, तुम्हारा स्टाफ है, तुम उसको पैसा नहीं दे रहा है, फिर भी उससे रिलेटेड हर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ठीक है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का तुम लोग उसमें देख सकते हैं एक्सेप्शन में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या माइनर अपने हरकत से अपने पेरेंट्स या फिर अपने गार्जियन को बाइंड कर सकता है? सिर्फ इस लाइन का हमको हाँ या ना भी जवाब, फिर हम तुम लोग को एक एग्जांपल देंगे और क्लियर होगा।
माइनर अपने हरकत से अपने पेरेंट्स या गार्जियन को बाइंड कर सकता है, बांध सकता है, फंसा सकता है। कितने जन हाँ बोल रहे हैं हैंड रेस करो, शर्माओ मत, ठीक है। कितने जन ना बोल रहे हैं हैंड रेस करो। बाकी लोग गूंगा है तुम लोग, न्यूट्रल रहना ही नहीं है। न्यूट्रल रहेगा तो एग्जाम में फिर न्यूट्रल करेगा टीचर भी। ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल हमको बताना है यहाँ क्या होना चाहिए। मेरे घर के पास में एक आइसक्रीम शॉप है और मेरा जो छोटा भाई है, एक माइनर है, वो गया और वो जाकर बोला कि सर, या फिर दुकानदार भैया, अंकल अंकल, मेरे पापा को आप जानते हैं, तो हमको एक कॉर्नेटो दे दीजिए और जब मेरे पापा आएंगे उनसे आप पैसा ले लीजिए। उनके जो बच्चा के जो अंकल थे वो भी कॉर्नेटो दे दिए। उसके पापा पार हो रहे थे, बोले भैया आपका बेटा मेरे से कॉर्नेटो लेके गया है, दीजिए 60 रुपये। और भैया बोले मेरा बेटा से लिया है, उससे समझो, हम नहीं देंगे, हम लायबल नहीं है। क्या यहाँ पर उस माइनर के पिताजी सही हैं? यस या नो? यस। माइनर का हरकत, क्या उसके पिताजी मतलब ऐसा कुछ भी इंडिकेशन दिए थे कि मेरा बेटा आएगा तो दे देना उसको सामान? नहीं दिए थे, तो अब उसके पिताजी लायबल भी नहीं होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, अगर हम तुमको परमिशन नहीं दिए हैं, हम तुमको अथॉरिटी नहीं दिए हैं, तो माइनर अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता है। अगर हम दुकानदार को बोल देते कि भाई बच्चा आएगा, जो चाहिए होगा दे देना, तब हम जो है लायबल होते हैं। नॉर्मल केस में अगर वो खाली जान पहचान के बेसिस पे दिया तो लायबिलिटी मेरा नहीं बनता। लिख दो पॉइंट नंबर, पैसा गया, डूब गया। कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड। कोई नहीं, अगर डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है, सिर्फ नुकसान होने पर डिपेंड नहीं करता है। माइनर कैन नॉट बाइंड देयर पेरेंट्स और गार्जियन, minor cannot bind their parents or guardian without authority. एक सिचुएशन देते हैं, देखते हैं तुम लोग सही जवाब दे सकता है कि नहीं। मेरा शॉप है, नॉर्मल किराना स्टोर है, और वहां पे कुर्सी पर एक माइनर बैठा हुआ है, 17 साल का लड़का। कस्टमर आया, उससे सामान खरीद के गया, सामान खराब निकला। कस्टमर बोल रहा है मेरे को आके सामान वापस लीजिए। हम बोले आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, वो वॉइड है। क्या हम सही है? वो दुकान में बैठा हुआ, मतलब वो मेरा कौन है? एजेंट है। तो यहां पे हम गलत हुए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। मानो, एक सेकंड रुकना गाइस। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पता है? तुम लोग जॉइंट वेंचर पढ़ा है क्या 11 12 में? जॉइंट वेंचर 11 में था, तो पढ़ाई तो हुआ नहीं 11 में, ठीक। मतलब सुना होगा नाम कि ऐसा कोई चैप्टर है। अभी हम एक कहानी समझाते हैं। मानो हमको एक ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाना बच्चा का खेल तो है नहीं, अकेले बनेगा नहीं। तो दो लोग मिलकर बोले, दो कंस्ट्रक्टर मिलकर बोले कि चलो हम लोग ब्रिज बनाते हैं। क्या जिंदगी भर वो लोग काम करेगा? नहीं, एक पर्टिकुलर ब्रिज के लिए वो लोग साथ में काम कर रहा है। तो जब ए और बी मिलकर साथ में काम करे तो वो जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ सुनो, ए माइनर है, बी मेजर है, और ये लोग जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सवाल उठता है, कल को कोई दिक्कत होगा तो कौन लायबल होगा? सिर्फ अडल्ट लायबल होगा, माइनर लायबल नहीं होगा। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में माइनर कैन बी अ पार्टी, but the adult will only be liable. एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है तुम लोग के सामने, हम रखना चाहते हैं, देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है। 4 फरवरी को एक बंदा का 18 साल पूरा हो जाएगा। 1 फरवरी को वो कॉन्ट्रैक्ट किया,
और 3 मार्च को उसके ऊपर केस किया जा रहा है, बताओ वो माइनर लायबल होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब माइनर था, और हम लोग क्या पढ़े हैं, नो वन कैन अटेन, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। मेजॉरिटी होने पे आपका पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होने लगता है, ठीक है? चलो गुड, नेक्स्ट। जो भी एग्जांपल है उसमें सर में माइनर के पास प्रॉपर्टी है, अगर किसी केस में प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरा नुकसान। मानो हम किसी माइनर के गार्जियन बने, उसके पास 1 रुपया का प्रॉपर्टी नहीं है, हम उसको नेसेसिटी सप्लाई किए, मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मेरा नुकसान है। माइनर हमेशा फायदा में रहता है। शॉपकीपर को बहुत मार पड़ेगा। अगर तुम किसी माइनर को मारता है ना, अगर तुम किसी माइनर को मारा, किसी माइनर के ऊपर हाथ छोड़ा, तुम सोच, अभी बिहार का केस हुआ है, तुम लोग वीडियो देखा होगा, एक टीचर डंटा डंटा मार रहा है बच्चा को, ठीक है? वो टीचर को के ऊपर इतना भयंकर कार्रवाई हुआ है ना कि उसका 7 पुष्टि याद रखेगा, छूने से डरेगा। हाँ, वो जैसे हम लोग के स्कूल में एक टीचर थे, यहाँ ध्यान दो, अभी बात करते हैं श्योरिटी फॉर माइनर। श्योरिटी कौन होता है याद है? जो गारंटी देता है। क्या हुआ, कहानी सुनो। देखो, ये कौन है? छोटा ए मतलब माइनर। माइनर बी से पैसा मांगा, बी बोला अरे तुम तो माइनर है, तुमको पैसा देंगे तो पैसा डूब जाएगा। तो माइनर के बदले में सी जो है वो श्योरिटी बना, मतलब वो गारंटी दिया कि ए तुमको पैसा दे देगा, माइनर तुमको पैसा दे देगा। माइनर पैसा रिटर्न नहीं किया, तो अब कौन देगा? सी विल पे ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। क्या सी रिकवर कर पाएगा माइनर से? सी रिकवर भी नहीं कर पाएगा माइनर से। तो अगर आप किसी माइनर के लिए श्योरिटी बने हैं तो आप उस माइनर से रिकवर नहीं कर सकते, आपका अपना नुकसान है। नहीं होता है श्योरिटी, माइनर श्योरिटी थोड़ी बन सकता है, वो तो वॉइड हो जाएगा। समझ आया? ड्राइंग बना लो ये वाला, ये वाला ड्राइंग बना लो और लिख लो श्योरिटी ऑफ अ माइनर कैन नॉट रिकवर द अमाउंट पेड ड्यू टू गारंटी। ये केस गारंटी का है। गारंटी में 3 पार्टी का जन्म होता है। जो उधार लेता है कौन? जो उधार लेता है वो डेटर, जो उधार देता है वो क्रेडिटर, और जो गारंटी देता है वो गिव्स गारंटी, वो श्योरिटी। तुम लोग का घर पे पढ़ाई हो रहा है ना सबका, सेल्फ स्टडी की, खाली ट्यूशन पढ़ के घर में चिल कर रहा है सब?
क्लियर है? तो गारंटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आप माइनर के बिहाफ में गारंटी दिए हैं, माइनर पैसा नहीं देता है, आपको देना पड़ेगा और आप रिकवरी भी नहीं कर सकते। घूम फिर के नुकसान किसका हो रहा है? श्योरिटी का हो रहा है। ओके, क्या माइनर शेयर होल्डर खरीद सकता है, शेयर खरीद सकता है? बोलो बोलो बोलो। क्या, क्यों नहीं, कैसे नहीं? बेसिक काम शेयर होल्ड करने के लिए, शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए चाहिए होता है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, और वो 18 साल से नीचे को इशू नहीं होता। कौन कौन 18 साल का हो गया और पैन कार्ड नहीं है? जिनका पैन कार्ड नहीं है, ऑनलाइन जाके घर में अप्लाई करना। पैन कार्ड रखना बहुत जरूरी है। पैन कार्ड कैसे बनता है? यूट्यूब पे सर्च मारना, हाउ टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड, 10 मिनट का प्रोसेस है खाली। ठीक है, माइनर का पैन कार्ड नहीं बनेगा। अच्छा, वो वाला, उसका कोई इज्जत थोड़ी है, उससे कुछ नहीं होगा। माइनर कैन नॉट बी शेयर होल्डर बट कैन रिक्वेस्ट द गार्जियन to hold securities and get them transferred on attaining majority. माइनर खुद तो शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन अपने गार्जियन को बोल सकता है शेयर होल्ड करने के लिए। सॉरी, इंडिया का सबसे महंगा शेयर का दाम क्या है? MRF कितना रुपया दाम है? देखो, तुम लोग देख सकता है, अगर हम देखें पिछला 5 साल में, 5 साल तो फिर भी बहुत ज्यादा है। ये देखो 1999 में तुम लोग कितना साल का था? वर्क इन प्रोग्रेस था तुम लोग तब। उस टाइम मानो कोई बंदा था जो 1999 में एक माइनर था, 12-13 साल का लड़का था या लड़की थी, और वो फोरकास्ट कर पा रहा है। ऐसा थोड़ी है बच्चा है तो उसको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं, मानो नॉलेज ले लिया और उसको लग रहा है कि एमआरएफ का शेयर आने वाला टाइम में बहुत महंगा भागेगा, तो अगर वो उस टाइम पे 1900 रुपया का एक शेयर खरीदा होगा तो वो कितना तक भागा होगा? आज के टाइम पे उसका दाम 76,000 रुपीज है एक शेयर का। तो बोला कि देखो ये सब अपॉर्चुनिटी, तुम माइनर है तो हम तुमको रोकेंगे नहीं। इंडिया का सरकार बोला, इंडिया का लॉ बोला तुम करो ना, बट तुम अपना पैन कार्ड से मत करना, अपने गार्जियन को बोलो करने के लिए, पेपर में राइटिंग में साइन करवा लो, जैसे तुम मेजर बनेगा वो तुम्हारे में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी सवाल है क्या माइनर शेयर होल्ड कर सकता है, जवाब यही है कि he cannot be a shareholder but he can be admitted to the he can be appoint a guardian to hold shares. भैया ऐसा होता है क्या कि कोई माइनर इतना ज्यादा तेज होता है कि वो शेयर होल्ड कर सके? ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 19 और 20 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, और वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल इंडिया रैंक 1 आए। पिछला अटेम्प्ट में एक लड़की थी, ठीक है, बहन ऑल इंडिया रैंक 1 आई और उसका अपना भाई भी ऑल इंडिया रैंक 4 या 5 आया। ठीक है, तो अब सोचो अगर वो 19 साल का उम्र में सीए बन गई है तो 16 साल का उम्र में उसको शेयर मार्केट का नॉलेज तो आ गया होगा ना, तो उसको रोक दिया जा रहा है ना उसका उम्र के कारण कि तुम शेयर होल्ड मत करना, तो लॉ छूट दे दिया कि तुम करवा लो, बाद में ट्रांसफर कर। ठीक है, अच्छा 19 साल में जो सीए होता है क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है? प्रैक्टिस करने के लिए मिनिमम एज है 21 साल, मतलब अब वो जब 21 साल की होगी तब उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप मिलेगा और तब वो अपना सीए का डिग्री का यूज कर सकती है। ठीक है, फायदा तुम ऑल इंडिया रैंक लाओ, समझ में आएगा तुमको। ओके, नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सीए में बात किया है
ना सीएमए में बात की है, सीएस में इसके ऊपर एक चैप्टर। अभी जब बात नहीं किया तो सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं हम तो पूछेंगे। टॉट का मतलब क्या होता है? सिविल रॉन्ग, मतलब जो सिविली रॉन्ग हो। फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे से एक कार लिया, हम क्लियरली बोले कि ये गाड़ी सिर्फ तुम चलाएगा और तुम इस गाड़ी को आगे भाड़ा पे लगा दे रहा है, ये तो गलत बात है। यहाँ पे टॉट एक्ट आता है, मतलब सिविल रॉन्ग है ये, और इस बेसिस पे हम तुम पर केस कर सकते हैं। क्या माइनर पर इस बेसिस, अगर तुम एक माइनर है, तुम हमसे गाड़ी लिया और वो तुम्हारा दोस्त लोग चला रहा है, क्या हम तुम पर उस टाइम पर केस कर सकते हैं? बोला गया यस, माइनर इज लायबल फॉर टॉट। ठीक है, सिविल रॉन्ग हो रहा है तो माइनर उसके लिए भी लायबल है। 14 टॉट का मतलब सिविल रॉन्ग, यहां पे माइनर इज लायबल if minor is liable if such act is not a breach of contract। हम तुम लोग को माइनर के ऊपर ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स पढ़ाए, हर पॉइंट पे हम एक एग्जाम्पल बताएं, हर पॉइंट का वो एग्जाम्पल सवाल था, क्वेश्चंस था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना वो सारा एग्जाम्पल्स तुम लोग को बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलो यहां तक तो हम लोग का डन। सेक्शन 10 क्या था? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 12 अनसाउंड माइंड। माइनर और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का कोई सेक्शन नहीं। तो हम लोग को सारे डेफिनेशन का मेन सेक्शन याद हुआ, और यहाँ पे 10, 11 और 12 हो गए। मेरा बात मानो, 10 से 22 याद करना बच्चा का खेल है, और हम क्या बोलते हैं, सेक्शंस याद करना एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, नहीं लिखने पर भी मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब तुम लिखेगा तो एग्जामिनर के ऊपर प्रेशर बनेगा कि बच्चा पढ़ कर आया है, बच्चा डेटा दे रहा है, और एग्जामिनर बाकी को अगर 5 में 3 दिया है तो तुमको 5 में 4 दे के रहेगा। ये फायदा होता है। और हम लोग वो सेक्शन 10, हम लोग सेक्शन 10 से 22 याद कर लेंगे, हम लोग सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो डेफिनेशन का 2 ABCD E और H याद कर लेंगे, और एक दो सेक्शन और आएगा। मेन सेक्शन याद कर लेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, कुछ ना कुछ तो भिड़ेगा। सीएमए का बच्चा लोग तुम लोग सेक्शन याद नहीं करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीकॉम में तुम लोग का भी काम आएगा। ठीक है, तो सेक्शन का कहानी है। 10, 11, 12 होया। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 13 का, कंसेंट। नया टॉपिक है, सेक्शन 13 कंसेंट। हिंदी में बोले तो मंजूरी। मंजूरी का स्पेलिंग सही है ना? सेक्शन 13 बात करता है अबाउट कंसेंट। क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। कंसेंट का सिंपल मतलब है कि कंसेंसस एड आइटम प्रेजेंट है, मतलब सेम थिंग। कौन दिया जवाब? वेरी गुड। इन द सेम सेंस। कंसेंट यानी कि मंजूरी होना जरूरी है, कंसेंसस एड आइटम होना जरूरी है, मतलब सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसका एक ही एग्जाम्पल है जो बार बार हम तुम लोग को याद दिलाते हैं ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आए। मेरे पास 2 येलो गाड़ी है, एक नैनो है, एक फरारी है। तुम आकर बोला भैया अपना येलो कार दीजिए, हमको लगा तुम नैनो मांग रहा है, लेकिन तुम मांग रहा था फरारी। क्या यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि कंसेंसस एड आइटम नहीं है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
दो लोग कंसेंटेड कब माने जाते हैं? जब दोनों सेम बात पर एग्री करें। अगर सेम बात पे एग्री नहीं है तो कंसेंट नहीं है। अगर एक फंडामेंटल हो गया एरर तब भी कंसेंट नहीं माना जाता है। जैसे कि हम लोग का गाड़ी वाला एग्जांपल में कंसेंट हो सकता है फ्री हो सकता है नॉट फ्री हो। अगर कंसेंट नॉट फ्री है तो कॉन्ट्रैक्ट में लोचा क्रिएट होता है। कंसेंट जो है वो हो सकता है फ्री कंसेंट हो। जब फ्री कंसेंट है तो ऑल गुड। हो सकता है नॉट फ्री कंसेंट जो कि किसमें होता है? CUFMM। देखो ये चार हम एक तरफ लिखे और ये एक अलग लिखे, क्यों? इस चार में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। और मिस्टेक वाला में क्या होगा? वॉइड। क्या होगा सिखाएंगे, कॉपी करो। अगर कंसेंसर्ड आइटम मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड ab initio। अरे तुम कोई और गाड़ी मांगा, हम कोई और गाड़ी बेच रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना भी था? नहीं, शुरुआत से वॉइड था, उसको कोई इज्जत नहीं। वॉइड मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जा रहा है उसको। ठीक है, आओ एक एक करके डील करते हैं। CUFMM, पहला सी से ये थोड़ा हैशटैग देके लिखना होगा, ब्लैक मतलब कोई और पेन यूज करना। कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब धमकी। लर्न डेफिनेशन फ्रॉम बुक। तुम लोग का किताब में कोअर्शन का डेफिनेशन है, वहां से रट्टा मारना पड़ेगा, हम समझा देंगे तो याद भी हो जाएगा। कोअर्शन कौन सा है? सेक्शन। अच्छा, अभी हम दिखाते एक चीज। ये CUFMM जो है ये बताता है किसमें, पता है? देखो सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट के ऊपर। ठीक है, फ्री कंसेंट के ऊपर कौन बात करता है? सेक्शन 14। और सेक्शन 15 बात करता है किसके ऊपर? जस्ट इसके बाद जो आ रहा है, कोअर्शन के ऊपर। लास्ट में हम सारा सेक्शन अलग से भी लिखवाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, तुम लोग को याद करवाने के लिए। 10 क्या था? एसेंशियल्स। 11 क्या था? कैपेसिटी। 12 क्या था? अनसाउंड माइंड। 13 कंसेंट। 14 फ्री कंसेंट। और फिर 15 कोअर्शन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऐसे करके चलते जाएगा। सेक्शन 15 कोअर्शन के बारे में बोलता है। कोअर्शन को एक लाइन में समझाए तो हम बोल दिए कि धमकी है, बट ऐसे थोड़ी चलेगा, डेफिनेशन याद करना होगा। आओ डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी चीज को अगर याद करने में दिक्कत होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो डेफिनेशन को भी ब्रेक डाउन करते हैं। कोअर्शन इज, पहला, कमिटिंग or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code। आईपीसी के तहत धारा 100, ये धारा 100 वो सुनते ना, आईपीसी कहां लगता है? जब एफआईआर करते हैं ना तब आईपीसी के तहत चार्जेस लगते हैं। इंडियन पीनल कोड, पीनल पनिशमेंट, तब लगता है। तो अगर पीनल कोड के तहत आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं या फिर करने के लिए धमकाते हैं, वो कोअर्शन में आए। इंडियन पीनल कोड के एक्ट के तहत हम कोअर्शन का एग्जांपल दिए थे, याद है? कौन सा वाला? ओमनी वैन। एक ओमनी वैन आया, उसमें 2 मिठाई का डब्बा था, मेरे को बोला कि 50 लाख का जमीन 10 लाख में बेचो।
कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट क्या कंसेंट फ्री है? मेरे को धमकाया जा रहा है, अगर हाँ बोलेगा तो एक मिठाई का डब्बा में स्वीट्स है, रसगुल्ला है, तुमको मिलेगा, लेकिन ना बोलेगा तो दूसरा में पिस्तल है, तुमको गोली मार देंगे। उस टाइम कोई ना बोलेगा, दबाव में आके हाँ बोला गया, कंसेंट मंजूरी फ्री था नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भैया? जब एक पार्टी अग्रीव्ड हो, मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती किया गया, हम दुखी है, जब दुखी पार्टी हो तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में हमसे जज पूछेगा तुम क्या चाहता है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक अग्रीव्ड पार्टी है, एक सुपीरियर पार्टी है। आगे बात करते हैं। कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। आईपीसी के तहत जो एक्ट मना किया गया है, मारना, धमकाना, सब इसमें आता है। दूसरा, unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। इसका मतलब क्या है? आप अनलॉफुली किसी के सामान को अपने पास रख लिए और बोले जब तुम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब हम ये सामान तुमको देंगे। तुम किसी का मोबाइल छीन लिया और बोला जब तुम मेरे को अपना मानो जूता देगा, जूता बेचेगा, तभी हम तुमको ये मोबाइल देंगे। ये भी कोर्शन में आता है, ठीक है? ओके। कोई भी ऐसा एक्ट, पहला कमिटिंग और रीड करो, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल। दूसरा, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन फॉर हिम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। प्रेजुडिस का मतलब इंटरेस्ट के बिना, उसके फायदे के बिना तुम उसका कोई सामान ले रहा है, ठीक है? एक सवाल, एक लड़का एक लड़की को बोलता है आई लव यू, और तुम आई लव, अरे हंस रहा है, लड़का लोग लड़की को आई लव यू नहीं बोलता है, गजब बात कर रहा है, ठीक है? और जो सीन होता है, लड़का लड़की को बोल रहा है कि अगर तुम मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हम अपना हाथ का नस काट लेंगे। ये क्या है? थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। तो उसको कोर्शन के तहत बुक किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। तो कोर्शन का डेफिनेशन एकदम खोल के रख लिए हम लोग। दूसरा सवाल, भैया मेरे को आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, आई विल डू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू गाइस। हम क्या किए? हम ओमनी वैन लेकर नहीं आ सकते, हम 2 मिठाई का ऑप्शन नहीं दे सकते, कोई स्ट्रेंजर तो दे सकता है ना। कोर्शन कैन नॉट मूव बाय ईदर पार्टीज, बट कैन अ स्ट्रेंजर कोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज? नो। वाह, तब तो सुपारी देना लीगल हो गया। सुपारी में क्या होता है? तुम जाओ उसको धमका के उसका सामान ले लो, और ये लीगल है क्या इंडिया में? इंडियन पीनल कोड के तहत इलीगल है। तो क्या बोल रहा है? कोर्शन में प्रोसीड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर एंड इट हैज अ सेम इफेक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कोर्शन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर हैज द सेम इफेक्ट। कोई थर्ड पार्टी से धमकी दिलवाएं, सेम बात है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, तुम कटघरा में खड़ा हो। ओके, बुझलिस? आगे बढ़ते हैं। तो भैया कोर्शन का डेफिनेशन का सेक्शन, देखो मेरे साथ रिपीट करो बाबू, तो घर में मेहनत कम लगेगा। क्वेश्चन सेक्शन 15, सेक्शन 10, सेक्शन 11 कैपेसिटी, सेक्शन 12 अनसाउंड माइंड, सेक्शन 13 कंसेंट, सेक्शन 14 फ्री कंसेंट, सेक्शन 15 कोर्शन का डेफिनेशन में क्या है? कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी पर्सन प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन, उसके इरादा, उसके मर्जी के खिलाफ, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ठीक है। क्या कोई स्ट्रेंजर कोर्शन कर सकता है? कर सकता है, और सेम कहानी वॉइडेबल हो जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट इज voidable। हम हर बार voidable नहीं लिखाएंगे, तुम लोग ऊपर लिखा दिए CUFM में voidable होता है तो याद रखना। तीसरा बात, अच्छा अभी कहानी सुनो। मेरे और आदि के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आदि बोला कि भाई हम तो भैया को धमकी दे नहीं सकते, वो क्वेश्चन में आएगा, तो आदि वैभव से धमकी दिलवा। लॉ बोलता है कि सेम बात है, ये माना जाएगा कि आदि धमकी दिया, आदि कटघरा में खड़ा होगा, आईपीसी का सेक्शन आदि के ऊपर लगेगा, तो वो तो हो नहीं सकता। आदि सोचा हम विनय भैया को धमकी नहीं दे सकते, लेकिन हम उनका भाई को तो धमकी दे सकते हैं। आदि गर्व को धमकी दिलवा रहा है, सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट, चाहे वो किसी से धमकी दिलवाए या फिर मेरे किसी जान पहचान वाले को धमकी दे, सेम इफेक्ट है। ठीक है, अगर किसी को किडनैप करवा रहा है, सेम इफेक्ट है। कोअर्शन का बेसिस क्या है पता है? फिजिकल प्रेशर देना, उसको फिजिकली परेशान करने का कोशिश करना। ठीक है, हाँ वैभव माइनर है, वो तो प्लीड माइनॉरिटी कर लेगा, मासूम सा पूरा खड़ा हो जाएगा। कोअर्शन इन्वॉल्व्स, लिखो, कोअर्शन इन्वॉल्व्स फिजिकल थ्रेट और वायलेंस। ठीक है, लास्ट में लिख दो थ्रेटनिंग, मतलब धमकी देना, टू कमिट सुसाइड इज कोअर्शन। ठीक है, बताएंगे। सेक्शन 19 में आना होगा एक बार। सेक्शन 19 देखो, 15 क्या? कोअर्शन। 16 क्या होगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 क्या होगा? फ्रॉड। 18 क्या होगा? ये 4 क्या होता है? वॉइडेबल। और लास्ट वाला एम जो मिस्टेक है वो क्या होता है? वॉइड। ठीक है, तो 18 के बाद क्या है? 19, जो बात करता है इन चारों का कॉन्सिक्वेंसेस का, कि अगर ऐसा हो तो क्या। तो सेक्शन 19 में सारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है देखो। कॉन्सिक्वेंसेस में पहला, अगर कोअर्शन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। मतलब अग्रीव पार्टी केस कर सकता है। जो कोअर्शन किया क्या वो केस कर सकता है? मतलब जो धमकी दे रहा है वो केस करेगा खुद के ऊपर जाके? नहीं। और जिसके ऊपर धमकी दिया गया है उसको क्या क्या ऑप्शन देगा कोर्ट? सुनो। पहला, आपका 50 लाख का जमीन था, आपको ये 10 लाख रुपया दिया। ऑप्शन 1, आप 10 लाख रुपया उससे आप उसको वापस कर दो, 10 लाख रुपया, जमीन वापस ले लो। ऑप्शन 2, आप और 40 लाख रुपया ले लो। राइट, या तो जो तुम पैसा लिया था दो वापस, वही जमीन अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर अगर तुम जमीन बेचना चाहता है मार्केट रेट पे तो मार्केट रेट मांग लो। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस, पहला ऑप्शन 2 return the substance of contract, दूसरा 2 make the contract valid। तुम लोग का दिल में कोई सवाल इस चीज को लेकर, कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर? हम एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिमाग दौड़ाओ। कॉन्सिक्वेंसेस में या तो सामान वापस कर दो, सब कुछ वैसा का वैसा करो, या फिर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही बना दो। कुछ सजा नहीं मिलेगा उसको,
वो आईपीसी के तहत बदमाशी किया है तो आईपीसी का सजा आईपीसी के कोई सेक्शन में होगा। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में सजा नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एग्रीव पार्टी को क्या है, सजा कहां से होगा, आईपीसी के तहत होगा। तो वो बच के नहीं जाएगा, अगर वो कोर्शन किया तो उसका भुगतान उसको भरना पड़ सकता है, विच में इंक्लूड जेल और एनी फाइन पेनल्टी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या होता है, बहलाना फुसलाना। समझ आया तुम लोग का सवाल का जवाब आदि और वैभव। अगर इमोशनल ब्लैकमेल वगैरह किया जा रहा है तो वो इसमें आएगा, अगर फिजिकली कोई फोर्स अप्लाई हुआ तो वो कोअर्शन, और अगर कोई मेंटल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेम डेफिनेशन फ्रॉम बुक, और डेफिनेशन फ्रॉम बुक हम लिख रहे हैं मतलब बुक से भी याद करना है। बच्चा लोग का ना अक्सर हमसे सवाल होता है लॉ में कि भैया याद क्या करें, आप जो लिखवा रहे सब कुछ रटना है। देखो, रटना और रिटेन करना दोनों अलग अलग शब्द। रटना मतलब एक एक वर्ड तुम लोग याद किया है और उसको रिटेन करके रखना है, और रिटेन करना मतलब सब कुछ समझ गए हैं, लैंग्वेजेस मेरे को लीगल आता है, हम एग्जाम में जो चीज है उसको लीगल लैंग्वेज में पॉइंट डाउन कर सकते हैं, खाली कीवर्ड्स याद रखना है। रिटेन करना है हर बात को याद। अरे तुम हिंदी में हम तुमको समझाएं ये बॉटल है तो तुम बैठ के 10 बार बोलेगा बॉटल है बॉटल है बॉटल है, नहीं ना, तुमको समझ आ गया ये बॉटल है, कोई भी पूछेगा तुम जवाब दे देगा। उसी तरीके से तुमको समझ में आ गया कि माइनर के साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई भी पूछेगा तो कीवर्ड्स के साथ जवाब दे देना, सेक्शंस के साथ जवाब दे देना, दैट्स इट। रटने मत बैठना, मत सोचना। तुम लोग अगर ये इमेजिन भी कर रहा है कि एक एक वर्ड तुम लोग बुक में लिख पाएगा तो पॉसिबल नहीं। रटना क्या है, डेफिनेशंस, 2 का ABCD E और H रटना पड़ेगा। यहां पे जो डेफिनेशंस लिखवा रहे हैं रटना पड़ेगा। बाकी तुम लोग को हम ऐसा कहानी बना के सिखाए हैं, हम लिख के देते हैं, एग्जाम में आएगा तुम समझ जाएगा किस पॉइंट से क्वेश्चन है, और तुम हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। कल किए ना हम लोग लॉ इसमें इको में, वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन समझना है और समझ कर लिखना है, ये मत सोचना एक एक वर्ड तुम लोग रट पाएगा, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन तो रटना है, और रटने के लिए क्या करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one person is in a position to dominate the will of another and gain unfair advantage। 3 वर्ड है जो हम तुम लोग के सामने हाईलाइट किए हैं, सिंपल वर्ड में हम पहले लिख लेंगे फिर कॉपी करना, ठीक है। One person can dominate the will of another and gain unfair advantage। ये 3 बात अनड्यू इन्फ्लुएंस में याद रखना। एक पर्सन पावरफुल होगा और दूसरा नॉट सो पावरफुल होगा। एक पर्सन सुपीरियर होगा और दूसरा इंफीरियर होगा, तभी अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, नहीं तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है, ठीक है। आओ देखते हैं। पहला क्या, एक पार्टी डोमिनेट कर पा रहा है, दूसरा पार्टी को किया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली कोर्शन क्या था, फिजिकल प्रेशर। अनड्यू इन्फ्लुएंस इट इज मॉरल और नहीं, मॉरल और मेंटल प्रेशर, दोनों में अंतर क्या है। मॉरल प्रेशर मतलब तुम्हारा जो प्रिंसिपल्स है, तुम्हारा जो वजूद है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वजूद है तुम झूठ नहीं बोलेगा और हम तुमको प्रेशराइज करें कि झूठ बोलो, ये मॉरल प्रेशर हुआ। और मेंटल प्रेशर, हम तुम्हारे ऊपर मेंटली बहुत प्रेशर कर दिए, तुमको इतना सारा काम दे दिए कि तुम कोई और काम ना कर पाओ, वो मेंटल प्रेशर हुआ। समझ आ रहा है, ठीक है।
बेसिकली 2 वर्ड में उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में कुछ भी यूज करो टेंशन फ्री रहकर। इसमें मेंटल प्रेशर होता है। ठीक है भैया, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है, अरे वो थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ। ये समझ में आया कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, दूसरा पार्टी डोमिनेट हो रहा है और इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। बट इस पे थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्या ऐसा चीज है जिससे ये बोला जा सके कि एक पार्टी डोमिनेट कर रहा है दूसरा पार्टी को? नॉर्मली जैसे टीचर स्टूडेंट, डोमिनेट कौन करेगा? टीचर। कॉमन सेंस वाला बात है, क्योंकि वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। लेकिन दो दोस्त में अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए तो डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन होगा, कैसे पता चलेगा? 4 मेन बात है। सवाल है हाउ टू अंडरस्टैंड that a person is capable to dominate the other. इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है 4 रूल। पहला, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। मतलब फादर सन कौन डोमिनेट करेगा? फादर करेगा। डॉक्टर पेशेंट, है ना? सेकंड, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। मतलब भरोसा है, ट्रस्ट है उस बंदे पे, जिसके बेसिस पे हम उस पर विश्वास करेंगे। ठीक है, जैसे कि फादर सन, सन को फादर के बात पे ट्रस्ट होगा, पेशेंट को डॉक्टर के बात पे ट्रस्ट होगा, क्लाइंट को उसके सीए और सीएमए के बात पे ट्रस्ट होगा। तीसरा, मेंटल डिस्ट्रेस। यानी कि मानो टेम्पररीली सिक है, बीमार है, तो उस टाइम पे क्या होगा? भैया इसका एक एग्जांपल दीजिए तो। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक एग्जांपल दिए थे, एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार है और वो अंगूठा लगा दिया। कैसे नहीं दिए थे? अभी थोड़ा देर पहले दिए, है ना? कहाँ था ध्यान कर? कैसे नहीं दिए? तुम लोग दोनों बात कर रहा था तो कैसे सुनेगा? हम नहीं बोले एक बीमार आदमी है, बहुत बूढ़ा है, वो साइन कर दिया, वो मतलब इधर का बच्चा लोग नहीं सुना, इधर का बच्चा लोग सुना है। गजब झूठा है रे तुम लोग, रिकॉर्ड हुआ बेशरम लोग। हम बोले ना कि उससे साइन करवा लिया, अंगूठा लगवा दिया, वो उस सिचुएशन में नहीं था, अनसाउंड माइंड वाला एग्जांपल में। अच्छा सुनो, एग्जांपल को ध्यान से समझना। एक बंदा है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसको देखेगा, तो वो एक आदमी या फिर एक नर्स अपॉइंट करता है जो उसका देखभाल करे। नर्स इस चीज का फायदा उठा के कि उसका कोई जान पहचान का नहीं है, उसको बोलती है, नॉर्मली नर्स लोग चार्ज करते हैं 10,000 रुपया फॉर अ मंथ सर्विसेज देने के लिए, लेकिन ये नर्स कह रही है कि हम 5 गुना लेंगे, 50,000 रुपया लेंगे। तो क्या ये बात सही है? यहां एक टाइप का अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ
कोई मेंटल डिस्ट्रेस में था और उस चीज का अनफेयर एडवांटेज उठाया जा रहा है। नर्स इज इन द डोमिनेटिंग पोजीशन, और डोमिनेट हो कौन रहा है? वो बीमार व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट, अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अनकॉन्शनेबल बार्गेन एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बताएंगे तुम लोग को, कुछ दिन पहले ही हम देखे। आईपीएल आता है तो क्या आता है? सट्टाबाजी साथ में आता है। कौन जवाब दिया इतना जल्दी? ठीक है, लोग क्या करते हैं? सट्टा लगाते हैं। हम लोग सट्टा के बारे में भी पढ़ने वाले कुछ दिन में। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड था, वो दबा के सट्टा लगाया। ठीक है, अब हमको आज तक समझ में नहीं आता था कि लोग मना क्यों करते हैं सट्टा लगाने से। जब हम उसको देखे हमको समझ में आ गया। होता क्या, वो खुद का 10,000 रुपया लगाया, जीता 10 से वो 20,000 रुपया किया, फिर 20,000 में मस्त वो पार्टी किया, पूरा पैसा लगाया, डुबा दिया। अब उसके मन में आया लालच, बोला 5,000 रुपया लगाते हैं, वो 10,000 बन जाएगा मेरा, 5,000 वापस कर देंगे, 5,000 अपने पास रखेंगे। वो 5,000 उधार लिए, वो डूब गया। अब उस 5,000 का पेमेंट के लिए वो कहीं और से 5,000 रुपया उधार लिया, वो भी डूब गया। ऐसे करते करते वो 2 लाख रुपया, 10,000 से स्टार्ट हुआ था, 2 लाख रुपया का डेट में चला गया। अब क्या हुआ, उसको एक बंदा ऑफर किया, हम तुमको 2 लाख रुपया देने के लिए रेडी हैं, तुम हमको साल भर बाद तुम हमको ईएमआई पर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको उस 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 रुपया इंटरेस्ट हर महीना देना पड़ेगा। मतलब ईएमआई अलग, 12 महीने का इंटरेस्ट 20,000 रुपया, यानी कि 2,40,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, टोटल 4,40,000 रुपया देना होगा। क्या ये एक नॉर्मल व्यक्ति करेगा ऐसा कोई डील एक्सेप्ट? बट वो मेंटल प्रेशर में था और वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे क्या हुआ? अनकॉन्शनेबल बार्गेन। समझ रहा? मेंटल प्रेशर तो क्रिएट हुआ है ना भाई। चाहे देखो क्या है, मेंटल प्रेशर है और कोई उसका फायदा उठा रहा है। जरूरी नहीं है प्रेशर हम तुम्हारे ऊपर क्रिएट करें। अरे हम सट्टाबाजी लगाने बोले थे नहीं, लेकिन हम देख रहे कि तुम मेंटल प्रेशर में है और हम उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं, तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। If one party is in a position to dominate the will of another and the contract is apparently unfair, it is presumed by law that consent must have been obtained from undue influence. Unconscionable bargain are mostly in money lending transaction. तो लिख दो money lending transactions. अनकॉन्शनेबल बार्गेन मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शंस में होता है। और ये चारों टाइप्स पर कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। पहला, कोई रिश्ता है, पहला रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी है, दिख रहा है कि एक पार्टी डोमिनेट कर सकता है दूसरे को। दूसरा, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, मतलब भरोसा का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे आप अनफेयर एडवांटेज उठा सकते हो, तो आप डोमिनेट कर रहे हैं। तीसरा, आप मेंटल डिस्ट्रेस में हैं और उसका कोई फायदा उठा रहा है। और चौथा, अनकॉन्शनेबल बार्गेन। अभी बहुत स्पेशल बात है, कुछ जगह पे मान लिया गया है कि एक पार्टी, ये प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है पता है? पहले से मानना। एक होता है अज्यूम, हम अभी मान रहे हैं। एक होता है प्री अज्यूम। प्री अज्यूम, पहले से मान्यता लेके रखा गया है कुछ रिश्ता को कि वो सब में एक पार्टी कौन डोमिनेट करेगा, कौन डोमिनेट होगा। तुम लोग ये सारा लिख लो, ये साथ: पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन वार्ड, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसाइपल, डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट, फियांसे फियांसी। उसके बाद ये जो नीचे में 3 पॉइंट है ना, देयर इज नो प्री अजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन दीज 3, इसको भी कॉपी कर लो, फिर हम पूरा कहानी बताते हैं। अभी फादर सन में पावरफुल पोजीशन पे कौन होता है? फादर। कभी तुम बोलता है पापा इस महीना इतना सैलरी लाइए तो हम आपको इतना ये देंगे, 90% लाके देंगे? नहीं बोलता है। तो हमेशा फादर जो है, पेरेंट्स चाइल्ड में जो है, पेरेंट्स हमेशा
पेरेंट्स हमेशा ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे होते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट गार्जियन बोर्ड में कौन होता है? अच्छा भैया, पेरेंट्स और गार्जियन अलग अलग होते हैं। हम लोग के केस में हमारे पेरेंट्स हमारे गार्जियन है, बट जो लोग ऑर्फन है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनके गार्जियन हो सकता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो, अंकल एंड आंट हो। इसीलिए गार्जियन बोर्ड के केस में कौन पावरफुल पोजीशन पे होगा? गार्जियन। तीसरा, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। याद करो, ये एग्जाम्पल कहां आया था, कौन सा टॉपिक में आया था? राजकमल वाला तो ठीक याद है, एग्जाम में थोड़ी लिखेगा राजकमल वाला। नाम नाम टॉपिक का नाम, डैश ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि बाहर का बंदा, नॉर्मली बाहर का बंदा केस नहीं कर सकता है, बट हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ, हम राजकमल को डोनेशन दिए और बोले कि तुम लोग एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाओ। राजकमल के जो प्रिंसिपल थे वो बास्केटबॉल कोर्ट नहीं बनाए। क्या राजकमल के स्टूडेंट्स जो मेजर है वो प्रिंसिपल पे केस कर सकते हैं? यस। ठीक है, हुआ क्या, हम राजकमल को पैसा दिए, हम ट्रस्टी राजकमल को पैसा दे रहे हैं, इस पैसे का फायदा तुम लोग उठाएगा, तुम लोग इसका बेनिफिशियरी। तो पावरफुल पोजीशन पे कौन है, ट्रस्टी या बेनिफिशियरी? ट्रस्टी। पावरफुल पोजीशन पे तो हम है ना। हम शर्त रख दिए कि अगर तुम लोग सबको ही मेरे को डांस करके नहीं दिखाया तो हम पैसा नहीं देंगे। तुम लोग डांस करेगा ना, समझ में आ रहा है, पैसा के लिए इतना तो किया जाएगा। तीसरा, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसाइपल। राम रहीम, कौन कौन नाम सुना है? उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, वो कितना अनफेयर एडवांटेज उठाया, वो एक अपना अपना कॉइन चलवा रहा है, अपना अंडरग्राउंड क्या क्या खोल लिया है। तो रिलीजियस एडवाइजर और डिसाइपल में कौन पावरफुल पोजीशन पे होते हैं? तो जितने भी पंडित हैं, मौलवी हैं, जो आपके अलग अलग धर्म के गुरु हैं, वो लोग पावरफुल पोजीशन पे होते हैं। और वो लोग बोलते हैं ना कि गाय को चारा खिलाओ तो कृपा बरसेगी, कृपा वहां अटकी हुई है। ठीक है, निर्मल बाबा। सो हु आर दे आर रिलीजियस एडवाइजर, और उनको हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन पे मान लिया जाता है। अगर केस थोड़ा अलग है तो वो कोर्ट में देखा जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रिजम्पशन है कि वो लोग के हाथ में ज्यादा पावर होता है। फिर डॉक्टर पेशेंट में, डॉक्टर बोलेगा पेशेंट को कि आपको बीमारी अगर ठीक करना है तो आप डेली 10 किलोमीटर चल के जाइए। पेशेंट चलने लगेगा, डॉक्टर का बात मानेगा। तो डॉक्टर कुछ भी करवा सकता है ना कॉन्ट्रैक्ट में। डॉक्टर बोल सकता है ना कि आपका सारा बीमारी का जड़ है स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस क्यों आ रहा है, आपकी वाइफ के कारण, उसको डाइवोर्स दे दीजिए। समझ रहा बात को? और फिर डॉक्टर उस वाइफ से शादी कर लेगा। तो क्या होता है, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लिया गया, फायदा उठाया गया अपने डोमिनेटिंग पोजीशन का। फिर सॉलिसिटर क्लाइंट, हु इज द सॉलिसिटर? लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। These four people have the power to represent their client in front of law boards. Maybe it court, NCLT, कोई भी हो, अलग अलग कोर्ट होता है। जैसे कस्टमर के लिए, कस्टमर के ग्रीवियंसेस को डील करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट है। तो जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग को सॉलिसिटर बोलता है। ये चारों को सॉलिसिटर बोला जाता है। पावरफुल पोजीशन पे कौन होगा? हम लोग होंगे। हम लोग क्लाइंट को बोलेंगे कि अगर आपको वो केस जीतना है तो आप हमको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। नॉर्मली मार्केट में फीस 50,000 है, हम 70 मांग रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं ना। ओके। फिर फियांसे एंड फियांसी, मतलब कि जिनका शादी हुआ नहीं है, होने वाला है। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, किसको माना जाता है पावरफुल पोजीशन पे? लड़के वाले साइड को। दहेज का कितना ज्यादा इश्यूज क्रिएट होता है, क्योंकि वो लोग अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं कि अगर आप इतना दहेज नहीं देंगे तो हम शादी तोड़ देंगे। ठीक है, और लड़की का माँ बाप बेकार में टेंशन लेता है और शादी करवाने के चक्कर में दहेज देते जाता है। तो यहाँ पे भी फियांसे यानी कि जो शादी करने वाला मेल पार्टी है, उनको ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे माना जाता है। तो ये 7 केसेस ऐसा है कि जनरली देखकर हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये पावरफुल पोजीशन पे। उल्टा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, केस के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। कुछ जगह पे आप समझ ही नहीं सकते कि कौन पावरफुल पोजीशन पे है। लैंडलॉर्ड और टीनेंट, मकान मालिक और भाड़ेदार में पावरफुल पोजीशन पे कौन होता है? लैंडलॉर्ड। कितना सारा ऐसा केसेस है, तुम लोग बीसीसीएल का उठा के देख लो, अवैध जमीन पे कब्जा होके रखा है, दिया भाड़ा पे था और उसको वापस ही नहीं कर रहा है। कहां लैंडलॉर्ड पावरफुल पोजीशन पे? होता क्या है, हम एग्रीमेंट करते हैं, हम एग्रीमेंट किए, मानो हम तुमको बताते, जैसे कोलकाता में मानो तुम लोग पढ़ने के लिए गए,
तुम लोग का मकान मालिक ऊपर रहता है, तुम लोग नीचे रहते हो। तुम लोग का मकान मालिक से 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ। पहला 1 महीना तुम लोग अच्छा बच्चा लोग की तरह रहा, दूसरा महीना से तुम लोग अपना रंग दिखाना शुरू किया। रात को 3 बजे तक स्पीकर पे गाना बज रहा है एकदम लाउड, और वो गाना पड़ोस में नहीं जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा ओपन एरिया में थे, खाली मकान मालिक सुन रहा है, परेशान हो रहा है। यहाँ पे डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? मकान मालिक बोला बंद करिए, तो तुम लोग बोलता है हम लोग बंद करेंगे लेकिन हम लोग का रेंट 2000 रुपया घटाइए। अब कौन है डोमिनेटिंग पोजीशन में? समझ रहा है? नहीं हुआ ना क्लियर? तो यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं हो सकता कि कौन पावरफुल पोजीशन पे है। अच्छा, अगला क्रेडिटर और डेटर में कैसे? क्रेडिटर हम तुमको पैसा दे दिए, तुम दौड़ाए जा रहा है, टपली दिए जा रहा है, अगला महीना अगला महीना अगला महीना। अब कौन है डोमिनेट? तो फिर बोलेगा हम आपको तुरंत पैसा दे देंगे, आप 2000 रुपये का हमको रिबेट दे दीजिए, मतलब 2000 रुपये का डिस्काउंट दे दीजिए, 10 उधार दिए थे 8 लीजिए। कौन आ गया पोजीशन में? डेटर आ गया ना। तो तुम लोग मान सकता है कि क्रेडिटर है पावरफुल पोजीशन पे? नहीं मान सकता। और तीसरा हस्बैंड एंड वाइफ, इसके लिए अब हम क्या बताएं, तुम लोग घर में देखता होगा पापा मम्मी को, ठीक है। यहां पे बोल रहा है नॉट बीइंग अ पर्दा नशीन, इसका क्या मतलब होता है? पर्दा यानी कि बुरखा, या फिर जो हमारे गांव देहात में चलता है पल्लू, जो तो क्या बोलते हैं उसको, घूंघट, वो पर्दा नशीन लोग होते। वहां पे ये माना जाता है, पता नहीं क्यों, कि हस्बैंड ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर जगह पे सिचुएशन अलग होता है। तो यहाँ पे भी कोई प्रिजम्पशन रख सकते हैं क्या? नहीं। कौन पावरफुल पोजीशन पे है, इस चीज का कोई प्रिजम्पशन नहीं बनता है। ओके, रुक जाओ, थोड़ा सा बाकी है। हमको ये बताओ, ये सारे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके हाथ में है? कौन प्रूफ करेगा कि एंडो इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है? सुपीरियर पार्टी के ऊपर होगा। अरे तुम पर केस किया गया कि तुम अपना पोजीशन का फायदा उठाया, तुम एक डॉक्टर है, तुम पर केस हुआ कि तुम अपना पेशेंट का बीमार होने का फायदा उठाया है, तो सुपीरियर पार्टी के ऊपर ही रहेगा ना, डॉक्टर के ऊपर ही रहेगा ना कि तुम अपना लॉयर से प्रूफ करवाओ कि हम फायदा नहीं उठाए हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस सेम सेक्शन 19, लिख लिया घर, जो हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस वही सेम है, सेक्शन 19। ये दूसरा सेक्शन है ना, ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का बात हो रहा है, तो उसको लिखो। इसका भी सेक्शन 19, CUFM चारों का सेक्शन 19 है। मतलब क्या? या तो सामान वापस कर दो, पैसा वापस ले लो, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को उसी सिचुएशन पे रख लो जैसे वो होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट है जो हम तुम लोग को बताएंगे, जो तुम लोग को ध्यान से सुनना है। ये जो प्री एजम्पशन हम लोग पढ़े हैं ना, इसको उल्टा भी किया जा सकता है, मतलब प्री एजम्पशन काम नहीं करेगा। पहला, कोर्ट में जाओ, सारा मटेरियल फैक्ट बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरा, जो पेमेंट है वो एडुक्वेट है, ठीक है। और तीसरा, वीकर पार्टी जो है उसके पास मौका था कि वो जाके लीगल एडवाइस, ठीक है। डॉक्टर बोला पेशेंट को इतना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, आप अपना वो जमीन बेच दीजिए, उसके कारण आ रहा है। पेशेंट जाके लॉयर से पूछ सकता है ना कि सर इसका जमीन बेचने का क्या है, या फिर डॉक्टर ऐसा बोल रहा है क्या, ऐसा कुछ मेरे पे करने पे कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा? एडवोकेट भी तो होगा ना उस आदमी का, जो स्ट्रेस के चक्कर में डॉक्टर के पास चल गया, वो एडवोकेट भी अफोर्ड कर सकता है। तो 3 चीज का याद रखना है कि प्रिजम्पशंस को रेबट कर दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड पहला फुल डिस्क्लोजर दिया गया है, दूसरा कंसीडरेशन एडिक्वेट है, तीसरा वीकर पार्टी इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइस ले सकता है, ठीक है। ओके।